इस वीडियो में हम भाई अपना कंप्लीट कर देंगे चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को। पिछली वीडियो में हमने पार्ट ऑफ द हिस्ट्री यहां तक पढ़ लिया था, जहां पे हमने देखा था कि भाई हमारी जो करंट अर्थ है वो इस लेवल तक कैसे पहुंची या इस करंट सिचुएशन में कैसे पहुंची। और हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन का हमारी अर्थ पे क्या हमने इंपैक्ट किया हम ह्यूमंस ने, और क्या क्या कुछ थोड़े बहुत हम एडवेंचर्स वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है ह्यूमन इंपैक्ट और आगे पढ़ेंगे हम ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स। पैल्ट्री का क्या मतलब होता है? लैकिंग इन इंपॉर्टेंस और वर्थ। मतलब क्या है, कह रही है ऑथर कि हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है या फिर हम जो ह्यूमंस है उनको अर्थ पे सिर्फ 12,000 साल हुए हैं। अब क्यों पैल्ट्री कहा गया इन 12,000 सालों को? बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। इसका क्या मतलब हुआ? जियोलॉजिकल का मैंने पुरानी वीडियो में मतलब बताया था भाई, जियोलॉजी होती है मतलब अर्थ का सरफेस, काइंड ऑफ सिंपल वर्ड्स में। तो अर्थ जो है वो कई करोड़ों सालों से, अर्थ का जो एवोल्यूशन है वो कई करोड़ों सालों से हो रहा है, और उस कई करोड़ों सालों में ह्यूमंस को सिर्फ 12,000 साल हुए हैं। मतलब अगर जियोलॉजिकल हमारी क्लॉक को देखें या मतलब हमारी अर्थ की आज तक के टाइम को देखें तो उसके कंपैरिजन में इतने करोड़ों सालों में 12,000 साल कुछ सेकंड्स की तरह लगते हैं। इस वजह से इसको पैल्ट्री कहा गया है। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus. अब वो कहती हैं कि इस छोटे से टाइम में ही हमने काफी बड़ा रकस, रकस का क्या मतलब होता है? डिस्टर्बेंस या मेस क्रिएट कर दिया है अर्थ पे। एचिंग और डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज। और वो क्या कह रही हैं, हमने एच किया है। एच क्या होती है? एच एक टाइप की एक आर्ट फॉर्म होती है। मैं ज्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं बताऊंगा। एचिंग में बस बेसिकली क्या होता है, एक एल्यूमिनियम की प्लेट पे एसिड से डिजाइन बना दिया जाता है और उस एसिड से प्रिंटिंग करी जाती है पेपर पे। तो एच की है हमने, यानी ड्रॉ करी है डोमिनेंस नेचर के ऊपर। डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? पावर एंड इन्फ्लुएंस। हम लोगों ने अपना एस्टैब्लिश किया है अर्थ पे, नेचर पे, अपनी विलेजेस, टाउन्स और सिटीज और मेगा टाउन से। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और हमारी ह्यूमंस की जो रैपिड इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, उसकी वजह से हमने बहुत बड़ा बैटल किया है आज तक दूसरी स्पीशीज के साथ अर्थ पे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। मतलब जो थोड़ा बहुत सामान है अर्थ पे, देखो लैंड भी लिमिटेड है, पीने का पानी भी लिमिटेड है, तो उस सबको छीनने के लिए, उस सबको पाने के लिए हमने दूसरी स्पीशीज से बहुत ज्यादा सालों से लड़ाइयां हम करते ही आ रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अनमिटिगेटेड का क्या मतलब होता है? नॉट लेसेंड। मतलब हमने जब से फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने स्टार्ट करे हैं कई सौ सालों से, तब से हमारी उसकी कंजम्पशन भी कम नहीं हुई है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता भी है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं भाई, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसकी वजह से अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, जिस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है इन सालों में। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। और climate change जो है मतलब हमारी धरती का जो नॉर्मल मौसम होता था, जो मौसम की साइकिल्स होती थी, उसमें चेंज आना बहुत ड्रास्टिकली, वो आज की environmental debates की हमारे environment पे हम ह्यूमंस ने कैसे इफेक्ट किया है, उसकी सबसे बड़ा एक मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। उसके सेंटर पे क्लाइमेट चेंज का काफी ज्यादा डिस्कशन रहता है। Will the West Antarctica ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be end of the world as we know it? Maybe, maybe not। अब क्या कहती है ऑथर कि क्या वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट पिघल जाएगी? देखो मैं आपको बताता हूं आइस शीट क्या होती है। आइस शीट होती है कि एक जमीन बनी हुई होती है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, पर ये जमीन सिर्फ आइस की बनी हुई है। वर्ल्ड में सिर्फ दो आइस शीट है, एक तो एंटार्क्टिका में है जिसे वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट कहते हैं, और एक ग्रीनलैंड में है। तो अब ऑथर कहती हैं कि क्या वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट पूरी पिघल जाएगी? क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और शीट अगर रियलिटी में देखे जाए एक्चुअली आइस शीट पिघल रही है। और अगर आइस शीट पिघली, मैं आपको एक चीज बता देता हूं आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आइस शीट अगर पिघलती है तो वो सारा पानी जब ओशंस में बहता है तो ओशंस का सी लेवल बढ़ता है, और ओशन का अगर पानी बढ़ गया तो न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई ऐसी सिटीज तो सबसे पहले डूबेंगी क्योंकि ये पानी के सबसे पास है। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड?
और क्या इस वजह से पानी का लेवल बढ़ने की वजह से गल्फ स्ट्रीम क्या है, देखो यहां पे मैंने आपको मैप दिखाया है। गल्फ स्ट्रीम जैसे आप मैप में देख सकते हो, यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पानी का बहाव बनता है, और वो बहाव जैसे आप देख रहे हो एरोस के थ्रू, ये बहाव जो है बड़ी तेजी से एशिया और यूरोप की तरफ आता है, अफ्रीका और यूरोप की तरफ, तो इसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। तो क्या कह रहे हैं, क्या इस बढ़े हुए पानी की वजह से क्या गल्फ स्ट्रीम का जो बहाव है वो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या उसका लेवल बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या अर्थ का एंड हो जाएगा? मे बी नॉट। Either way, Antarctica is a crucial element in the debate. अब वो कहते हैं कि शायद बढ़ेगा, शायद हमारी वर्ल्ड का एंड होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता, पर दोनों ही केसेस में, मतलब चाहे वर्ल्ड का एंड हो ना हो, चाहे जो भी ऊपर कहा गया है आइस शीट मेल्ट हो ना हो, दोनों ही केसेस में एंटार्क्टिका, ये सारी डिबेट का, इस सारी बहस का कि क्लाइमेट चेंज क्या रियल है, क्या आइस शीट मेल्ट हो रही है, या फिर क्या अर्थ खत्म हो जाएगी, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, इस सारी बहस का एंटार्क्टिका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नॉट जस्ट बिकॉज, सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है एंटार्क्टिका इस सारी डिबेट का, क्योंकि इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब ये एंटार्क्टिका इस डिबेट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक लौती जगह है पूरी वर्ल्ड में जहां पे आज तक कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही, जिसने किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं होने दिया अपने एनवायरनमेंट की वजह से, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन। प्रिस्टीन का क्या मतलब होता है? इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। और जो एंटार्क्टिका है, क्योंकि यहाँ कोई ह्यूमन पॉपुलेशन रही नहीं है, ये काफी प्रिस्टीन है इस रिस्पेक्ट में कि यहाँ पे कोई भी तरीके की मॉडिफिकेशन नहीं हुई है ह्यूमंस के द्वारा। तो ये क्लाइमेट चेंज की डिबेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहां ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही, बट मोर इंपॉर्टेंटली, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हिस्सा इस डिबेट का इसलिए है क्योंकि बिकॉज इट होल्ड्स आइस कोर्स 500,000 year old carbon record trapped in its layers of ice। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए है क्योंकि इसकी जो आइस है और उस आइस के जो कोर है, मतलब इसके आइस के अंदर 500,000 year old, 500,000 years का क्या मतलब हो गया? लगभग 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स हैं इसकी आइस की लेयर्स में ट्रैप्ड। कार्बन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? देखो, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हम भी रिलीज करते हैं, जब 5 लाख साल पुराने एनिमल्स थे वो भी रिलीज करते थे। कार्बन रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है कि देखो, अगर एग्जांपल ले हम आज से 10,000 साल पहले जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम के जानवर रिलीज करते थे वो सारी एनवायरनमेंट में जाती थी, और एनवायरनमेंट में फैलती हुई कुछ एंटार्क्टिका में भी चली जाती थी, और एंटार्क्टिका की बर्फ में जाके वो जम जाती थी कार्बन। तो क्या है, अगर हम एंटार्क्टिका की बर्फ की खुदाई करें और उसकी बर्फ की रिसर्च करें तो हम 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि 5 लाख, 4 लाख, 10,000 साल पहले अर्थ की सिचुएशन कैसी थी, कितनी उस टाइम एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड थी, और उस टाइम की पॉपुलेशन कैसे रहती थी। ये सब कुछ हम सिर्फ एंटार्क्टिका की आइस से निकाल सकते हैं। इसलिए ये क्लाइमेट चेंज की ये सारी डिबेट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहां से हम सीख सकते हैं कि कैसे अर्थ ने पहले चली थी, कैसे चेंजेस आए थे, और क्या चेंजेस अब आ रहे हैं वो अलग हैं या पहले भी आ चुके हैं। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। और ऑथर कहती हैं कि अगर हमें जानना है कि अर्थ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, तो एंटार्क्टिका ही जाना हमें जाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, और वो जगह है बहुत अच्छी रिसर्च करने के लिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर पहले भी जब ये चैप्टर सिलेबस में था आपके बोर्ड्स में, इस लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्यों एंटार्क्टिका बहुत अच्छी जगह है अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानने के लिए। आप नीचे पीडीएफ में जाके देख सकते हो, इसका आंसर इन्हीं लाइन से रिलेटेड है। Students on Ice, the program I was working with on the Shokalski। अब क्या बताती हैं ऑथर कि स्टूडेंट्स ऑन आइस
वो प्रोग्राम है जिसके तहत वो शोकल्स्की में आई हुई होती हैं, मतलब एंटार्क्टिका की जो उनकी जर्नी होती है वो स्टूडेंट्स ऑन आइस की वजह से हुई होती है, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस। और ये जो प्रोग्राम है ये यही करना चाहता है, क्या करना चाहता है, बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो ये प्रोग्राम हाई स्कूल के बच्चों को एंड्स ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जाता है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे लेके जाता है, प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज which will help them foster a new understanding and respect for our planet। वो ये प्रोग्राम क्या करता है, हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाता है नॉर्थ और साउथ पोल और उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। फॉस्टर का क्या मतलब होता है, एनकरेज, यानी प्रोत्साहन करता है। ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देके वो इन बच्चों को एनकरेज करना चाहता है स्टूडेंट्स ऑन आइस कि वो एक नई अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट लाए हमारे प्लैनेट के लिए और हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमने यही पढ़ा भाई, साउथ पोल जाना मतलब भाई अपने प्लैनेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझना। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और इसको अब 6 साल हो चुके हैं चलते हुए। हेडेड बाय कैनेडियन ग्रीन गॉफ हु गॉट टायर्ड ऑफ। ये जो प्रोग्राम है इसके फाउंडर और इसके हेड जो है वो ग्रीन गॉफ हैं, जो कि कैनेडियन बंदे हैं जिनकी फोटो मैंने यहां डाली है। वो टायर्ड हो गए थे ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज। कार्टिंग का क्या मतलब होता है, कैरी, मतलब क्या है, पहले हाई स्कूल के बच्चों को ले जाने से पहले, स्टूडेंट्स ऑफ आइस स्टार्ट करने से पहले गॉफ ग्रीन क्या करते थे, वो सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे साउथ पोल एंड, और वो किनको लेके जाते थे, रिटायर्ड रिच क्यूरोसिटी सीकर्स, मतलब रिटायर्ड मतलब बुजुर्ग बुड्ढों को लेके जाते थे जो कि अमीर होते थे और जिनके अंदर क्यूरोसिटी होती थी, हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। और वो इनको लेके जाते तो थे तो सही गॉफ ग्रीन इन बुजुर्गों को और इन सेलिब्रिटीज को, पर इनके साथ दिक्कत क्या थी, ये सिर्फ गिव बैक कर सकते थे एक लिमिटेड वे में। मतलब ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते थे। ये साउथ पोल जाते थे, थोड़े हैरान हो जाते थे वो अर्थ के साथ कितना बुरा हो रहा है, पर ये कुछ करते नहीं थे, फिर घर आके वापस बैठ ही जाते थे। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, पर स्टूडेंट्स ऑन आइस के द्वारा ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। वो इस प्रोग्राम के थ्रू क्या चाहते थे कि बच्चे, ये जो बच्चे हैं उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिया जाए साउथ पोल ले जाके, उस एज में जिस एज में वो एब्जॉर्ब और लर्न करने के लिए रेडी थे। क्योंकि बच्चे हैं भाई, बच्चे जल्दी से सीखते हैं, आप लोग और मेरे जैसे उम्र के लोग जल्दी सीख पाते चीजों को। एंड सबसे जरूरी चीज जो ये बच्चे करते हैं, ये एक्ट कर पाते हैं। ये साउथ पोल से आके ऐसा नहीं है घर पे आके बैठ जाएंगे, ये कुछ एक्ट करेंगे। और ये फ्यूचर जनरेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं। ये भाई ये वो बच्चे हैं जो आगे जाके गवर्नमेंट के और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर पाएंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। लाइन भी चैप्टर कई बार क्वेश्चंस में आई हुई है कि ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस है ये इतना सक्सेसफुल क्यों है। क्यों सक्सेसफुल है, इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ये क्यों इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि ये एकदम इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान साउथ पोल के आसपास जाए और वो वहां की हालत देख के उससे अफेक्ट ना हो, उसके मन में एक चोट ना पड़े। इट इज ईजी टू ब्लेज, इट इज ईजी टू ब्लेज। ब्लेज का क्या मतलब होता है, अनइंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर और इंडल्जेंस। मतलब जब कोई चीज आपको बहुत बारी दिखाई जाती है, जैसे यूट्यूब पे हर यूट्यूबर आपको ये दिखाने में लगा पड़ा है कि कैसे 12th में 95 मार्क्स आए, चाहे उस यूट्यूबर के खुद के 40 आए हो, पर वो आपको बताएगा कि 95 मार्क्स कैसे आए 12th में। तो ऐसी वीडियोस देख देख के आप लोग ब्लेज हो चुके हो, आप लोग थक चुके हो, अब आप देखते भी नहीं हो वो वीडियोस को, क्योंकि आपको लगता है बेफालतू की वीडियो है, हर कोई यही बताने में लगा हुआ है, और इस चक्कर में आप इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिस कर जाते हो, जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी है। बट इट इज इजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग। अब वो क्या कह रहे हैं, वाइल सिटिंग एट इन द कंफर्ट जोन इन आवर रिस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। भाई इसका क्या मतलब है, कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब देखो ऑथर को थोड़ा अपना शो ऑफ तो करना ही है, वो साइंस जानती हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आपको नहीं पता, इसकी ये वो लाइन्स है जिनके थ्रू पता चलता है कि आप अर्थ में कहाँ हो। सिंपल वर्ड, सिंपल यहाँ पे ये कहना चाहती हैं
कि हम इस फैक्ट को इतना सुन सुन के इग्नोर करने लग गए हैं, आइस कैप्स मेल्टिंग की बात को या क्लाइमेट चेंज की बातों को सुन सुन के हम लोग इस चीज को ब्लेस करने लग गए हैं। But when you can visibly see ice glaciers retreating and ice shelves collapsing, पर जब आप बिल्कुल क्लियरली यहां पे जाके अपनी आंखों से देख सकते हो ग्लेशियर, आइस ग्लेशियर्स को रिट्रीट करते हुए मतलब छोटा होते हुए, एंड आइस शेल्फ कोलैप्सिंग, और आइस शेल्फ्स को जब आप मेल्ट होते हुए देखते हो, यू बिगैन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। पर जब आप एक्चुअल में साउथ पोल जाके सारी चीजें होते हुए देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल रियल है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके वो हम घर पे बैठ के इग्नोर कर देते हैं। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। मतलब सिंपल वर्ड्स में एंटार्क्टिका, क्योंकि इसके अपने सिंपल इकोसिस्टम का मैंने पुरानी वीडियो में मतलब बताया था, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहां पे प्लांट्स और एनिमल्स बहुत लिमिटेड वैरायटी के हैं, इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रेपरकशंस। रेपरकशन का क्या मतलब होता है? एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। तो वो कहती हैं क्योंकि एंटार्क्टिका में बहुत लिमिटेड इको स्पेस और बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो आप देख सकते हो कि कैसे अगर किसी छोटी भी चीज पे इफेक्ट आता है तो उसके कितने बड़े रेपरकशंस, मतलब कितने बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब वो एग्जांपल देना चाहती हैं, टेक द मतलब यहां पे वो कहना चाह रही हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल ही ले लो। माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन क्या है? दोज ग्रासेस ऑफ सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन। देखो ये माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जो सी में होते हैं और सिंगल सेल प्लांट होते हैं, मतलब इनको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, तभी माइक्रोस्कोपी भी लिखा हुआ है। ये माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, ये प्लांट्स जो है, ये ग्रासेस जो है, ये पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन, मतलब पूरे ओशन जो एंटार्क्टिका में है उसकी फूड चेन को नरिश मतलब बढ़ाते हैं और सस्टेन जिंदा रखते हैं छोटे से सिंगल सेल प्लांट्स। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon. Assimilate का क्या मतलब होता है? Assimilate का मतलब होता है take in, मतलब जब आप कुछ लेते हो, मतलब जैसे मैंने Zomato से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रखा है, वीडियो खत्म होते ही मैं पिज़्ज़ा को assimilate करूंगा, तो ये सिंगल सेल प्लांट्स क्या होते हैं? ये सन की एनर्जी को यूज करके कार्बन को लेते हैं, जैसे हमें पता है भाई प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एंड सिंथेसाइज का क्या मतलब होता है? मेक समथिंग केमिकली, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक compounds in that wondrous and most important of processes called फोटोसिंथेसिस। मतलब वो क्या करते हैं? सन की एनर्जी, यार फोटोसिंथेसिस को बड़े फैंसी वे में बस उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये सिंगल सेल प्लांट्स क्या करते हैं, ये सन की एनर्जी लेते हैं, कार्बन को अंदर लेते हैं और सिंथेसाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है भाई? इसका नाम है हमारा photosynthesis. Scientists warn that a further depletion of ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all marine animals. वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट कि अगर ये जो हम कार्बन फैला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इससे ओजोन लेयर अगर और पतली हो गई और खत्म होने लग गई तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये इनकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करेगा। एंटार्क्टिका में जो प्लांट्स हैं, विच इन टर्न विल इफेक्ट द एंटायर मेरीन लाइफ। मतलब वो क्या है कि ये अगर इफेक्ट हो गए छोटे से सिंगल सेल प्लांट, तो एंटार्क्टिका की पूरी मेरीन लाइफ एंड बर्ड्स ऑफ दैट रीजन, ये सब कुछ, ये सारे के सारे इफेक्ट होंगे, ये मरना चालू कर देंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और क्योंकि ये सारे प्लांट्स मर जाएंगे, उसकी वजह से ये सारी जो मेरीन लाइफ है, ये बर्ड्स है, ये सारी गायब हो जाएंगी। ये सारा जो है पूरी वर्ल्ड की ग्लोबल कार्बन साइकिल को हिला देगा, क्योंकि एंटार्क्टिका के ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है या ग्लोबल क्योंकि एनवायरनमेंट है, इसको बैलेंस में रखने में बहुत हेल्प करते हैं।
इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैरेबल का क्या मतलब होता है, शॉर्ट स्टोरी, इन द पैरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफॉर। वो क्या कहती हैं, ये जो स्टोरी है फाइटोप्लैंक्टन छोटे प्लांट्स की, यहां पे एक बड़ा महान मेटाफॉर है। मेटाफॉर क्या होता है, अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेड और सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एल्स, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेटाफॉर बन जाते हैं हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब एक बहुत अजीब सा एक स्टोरी बन जाते हैं जो कि क्या कहती है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। जो ये मेटाफर, ये फाइटोप्लैंक्टन की स्टोरी क्या इंडिकेट करती है या हमें क्या एग्जांपल देती है कि अगर हम छोटी चीजों का ख्याल रखें, हमारे इस एग्जांपल में फाइटोप्लैंक्टन हो गए, पर अगर हम इन जनरल छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक से फंक्शन करना चालू कर देंगी, अपने आप ढंग से चलना चालू कर देंगी। वॉक ऑन द ओशन। अब भाई इस यहाँ पे एक ऑथर हमें नई स्टोरी बताना चालू करेंगे जो उनके साथ हुई जब वो अंटार्कटिका में थी। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज। एपिफनी का क्या मतलब होता है, एपिफनी इज एक्सपीरियंस ऑफ अ सडन और स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन। मतलब क्या है कि जो ऑथर की अभी तक के अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था उसमें ऐसी एपिफनीज, जैसे कि अभी हमने फाइटोप्लैंक्टन की कहानी पढ़ी, ऐसी बहुत सारी रियलाइजेशंस ऑथर के सर पे आई थी जब वो यहाँ पे थी। बट द बेस्ट अकर्ड, अब वो बताना चालू करिए, पर जो सबसे बड़ी एपिफनी थी उनके साथ कब हुई, जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65 डिग्रीज साउथ। वो बिल्कुल एंटार्क्टिक सर्कल, जैसे अर्थ है और ये बिल्कुल कोना है अर्थ का और यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल है, उसके बिल्कुल पास में हुई थी, जो इक्वेटर से 65 डिग्रीज साउथ में थी। द शुकल्स्की हैड मैनेज्ड, मतलब वो शिप जो है वो जिसमें थी उसकी कहानी है, हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू थिक वाइट शीट ऑफ आइस बिटवीन पेनिनसुला एंड टैडपोल आइसलैंड। तो क्या हुआ, जो शुकल्स्की थी वो जाके फंस गई थी एक थिक लेयर ऑफ आइस के बीच में, एक आइस स्ट्रेच के बीच में, जो कि पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में था। मतलब कुछ इस तरीके की कहानी हो गई थी कि देखो ये जैसे शिप फंस गई ना, यहाँ आइस शीट है बहुत बड़ी और यहाँ पे शिप बुरी तरह फंस गई है, तो जो ये है शकल्स्की वो फंस गई थी, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जिसकी वजह से वो और आगे नहीं जा पा रहे थे, वो अटक गए थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। और कैप्टन ने क्या डिसाइड किया कि अब हम और साउथ की तरफ नहीं जाएंगे, हम मुड़ेंगे और अपना भाई नॉर्थ की तरफ जाना वापस, मतलब पीछे जाना चालू कर देंगे। बट बिफोर वी डिड, We were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean। पर इससे पहले कि जो हमारे पायलट है, कैप्टन है इस शिप के, वो ऐसा कर पाते कि शिप को घुमा पाते, उन्होंने हम सबको बोला कि क्लाइम डाउन कर जाओ गैंगप्लैंक से। गैंगप्लैंक क्या हुआ भाई, ऐसे कुछ ये फट्टा या सीढ़ी सी थी वहां शिप से, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई कैप्टन ने कि अपने शिप से उतर जाओ और हमें ओशन में वॉक करने को उन्होंने कहा ताकि वो शिप मोड़ सके, क्योंकि भाई वहां का ओशन तो जैसे मैंने फोटोज भी दिखाई बिल्कुल जमा हुआ था, तो वो वहां पे वॉक कर सकते थे। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस। तो अब क्या कहती हैं कि हाँ, अब यहां पे हम ओशन पे सब खड़े हो गए। कितने लोग थे, 52 लोग, सारे के सारे शिप से उतर के ओशन पे खड़े हो गए। किटेड आउट इनर गोटेक्स एंड ग्लेयर्स। किटेड आउट का क्या मतलब होता है, किटेड आउट का मतलब होता है इफ समवन और समथिंग इज किटेड आउट, दे हैव एवरीथिंग दे नीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब उनके पास किट के तौर पे वो सब कुछ था जो उन्हें उस ठंड में सर्वाइव करने के लिए चाहिए था। इनर गोटेक्स एंड ग्लेयर्स। गोटेक्स क्या होता है, अ सिंथेटिक वाटरप्रूफ फैब्रिक, और ग्लेयर्स का मतलब सनग्लासेस। तो वो अपनी पूरी किट लेके अपने जो भी गोटेक्स कपड़े हैं उनमें और अपने सनग्लासेस लेके वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड फॉर एवर। वो स्टार्क वाइटनेस पे चलना चालू हो गए। स्टार्क का क्या मतलब होता है, कंप्लीट। मतलब उन्होंने ओशन पे जो कि पूरा जमा हुआ था, बिल्कुल वाइट हुआ था आइस की वजह से, उस पे उन्होंने चलना चालू कर दिया। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, मतलब वो जहां दूर दूर तक देख रहे थे उन्हें बस जमा हुआ ओशन ही दिख रहा था। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। उनके पैरों के नीचे, मतलब जहां वो चल रहे थे, लगभग एक मीटर मोटा आइस की लेयर थी, तभी वो चल भी पा रहे थे, वो डूब नहीं रहे थे। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। और उस 1 मीटर आइस के नीचे 180 मीटर तक नीचे जाने वाला बिल्कुल जीता जाता सॉल्ट वाटर था।
इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का क्या मतलब होता है, एज ऑफ एन एरिया और ऑब्जेक्ट। वो क्या कहते हैं कि इन द पेरीफेरी मतलब किसी एज पे क्रैब ईटर सील्स, क्रैब ईटर सील्स अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सील्स हैं, वो स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज। आइस फ्लोज क्या होते हैं और इस लाइन का क्या मतलब है कि आइस फ्लोज होते हैं ये ऐसी छोटी छोटी आइस की शीट होती है जो ओशन में घूमती फिरती रहती हैं। तो वो क्या कहती हैं, उसकी एज पे, जैसे आप ये वाली सील देख रहे हो, उसकी एज पे भाई जो क्रैब ईटर सील्स हैं वो अपना बढ़िया स्ट्रेच कर रही थी और धूप सेक रही थी, मतलब पूरा अपना चिल कर रही थी, इंजॉयमेंट कर रही थी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप ऐसे धूप सेक रहे हो ना सर्दी में, तो मूंगफली खाने में बड़ा मजा आता है, बड़ी ट्राई करना, पर इनको सील्स को कौन मूंगफली देगा। वर आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग विल डू अंडर अ बेनियान ट्री, और वो ऐसे धूप सेक रही थी जैसे स्ट्रीट के डॉग्स जो होते हैं वो बेनियान ट्री के अंदर की छाया के अंदर अपने आप को ठंडा करते हैं, ऐसे ही ये जो सील्स थी ये अपने आप को गर्म कर रही थी उस सन से। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलिएशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। रिविलिएशन का क्या मतलब होता है, सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज मेड नोन टू पीपल, मतलब कुछ जब रिवील होता है बहुत प्रोफाउंड चीज तो उसे कहते हैं रिविलिएशन। तो वो क्या कहती हैं, ये सब देख के ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रिविलिएशन थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी आंख खोलने वाला एक्सपीरियंस था। क्या, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, क्या कि ये सब कुछ जो है, जो हम कार्बन फैला रहे हैं उसकी वजह से जो अंटार्कटिका में हो रहा है इन एनिमल्स के साथ, और ये जो सब मेल्ट हो रही है आइस शीट, ये सब कुछ कनेक्टेड है। हम जो हरकत अपने घर पे बैठ के करते हैं वो यहां तक इंपैक्ट करती हैं। ये सब देखने के बाद उन्हें ये रिवील हो गया, ये उन्हें समझ में आया। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोसिस्टम लेटर, इकोस्फीयर्स लेटर। ये वाली लाइन अगर आपको याद हो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी थी। मतलब अब वो क्या कहना चाह रही हैं, उन्होंने ये सब कुछ दोबारा ट्रैवल करके वो घर आ गई हैं, वो घर आके ये चीज लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. वो क्या सोच रही थी घर आके कि वो कहती मैं फिर भी इसी बात पे हैरान हो रही थी, किस बात पे, कि हमारे प्लैनेट पे कितना ब्यूटीफुल बैलेंस इन प्ले है। मतलब हर चीज कितनी बैलेंस है कि यहाँ पे ठंड है तो वहां पे उस ठंड के अकॉर्डिंग एनिमल्स है, यहाँ पे हम लोगों के लिए एनवायरनमेंट है, और कितना बढ़िया एक बैलेंस बना हुआ है कि वहां की वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं और यहां की वजह से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। पर बात तो यही है, हम ह्यूमंस उस बैलेंस को खराब कर रहे हैं अर्थ के। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकेम वार्म प्लेस दैट इट वाज वंस यूज्ड टू बी। वो सोचते हैं अपने आप में कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका वैसी वार्म प्लेस, गर्म जगह बन जाए जैसे वो गोंडवाना के टाइम पे हुआ करती थी। विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गॉन इन द वे ऑफ द डायनासोर्स। क्या हम भी इस सब को देखने के लिए बच भी जाएंगे, या हम भी उस तरीके से इस अर्थ से गायब हो जाएंगे जैसे डायनासोर्स, मैमूथ्स एंड वॉली राइनोस चले गए। मैमूथ्स और वॉली राइनोस क्या हैं, ये भाई मैमूथ्स होते थे, ये कुछ इस तरीके के दिखने वाले एलिफेंट्स, और वॉली राइनोस इस तरीके के दिखने वाले राइनोस होते थे। ये सब कुछ जैसे आपको पता है ये भी सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो वो कहती है कि क्या ये सब हम देखने के लिए बचेंगे या हम इनकी तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हु टू से, तो वो क्या कहती हैं, कौन कह सकता है इसके बारे में, किसी को नहीं पता इसका जवाब अभी तक। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। आइडियलिज्म का क्या मतलब होता है, बिलीफ और बिहेवियर ऑफ समवन। तो वो क्या कहती है, पर उन बच्चों के साथ 2 हफ्ते काटने के बाद जिनमें अभी भी बिलीव है कि वो अर्थ को बचा सकते हैं, all I can say is what a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। वो क्या कहती हैं कि ये सारे एक्सपीरियंस के बाद वो कहती हैं मेरे को ये रियलाइज हुआ कि कई मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, पर what a difference a day makes। पर वो कहती हैं कि एक दिन भी कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है, क्योंकि भाई उन्होंने और उस टीम ने सिर्फ कुछ हफ्ते अंटार्कटिका में स्पेंड की है और उन लोगों की लाइफ इस चीज की वजह से बदल गई। ऑथर ने पूरा लिख दिया इसके ऊपर एक चैप्टर जो आज हमारे सिलेबस का पार्ट है, और वो बच्चे अभी भी पॉलिसीज बना रहे हैं। तो मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, पर कुछ दिनों में भी या फिर एक दिन में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है, जैसे इन लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। तो भाई यहां पे होता है हमारा चैप्टर खत्म।